Good morning, students. Welcome you all in online classes of social science. The students, nowadays we are reading History Lesson 9, Establishment of Company Rule in India. And we are reading the Carnatic Wars that went on between 1746 to 1763. On the previous day, we had read about the First Carnatic War that went from 1746 to 48. Now it's time to read about the Second Carnatic War. You know very well that the Carnatic Wars were fought between the English company and the French company in India. Okay, so in this way, today we are going to read about the Second Carnatic Wars. There was a war of succession between Chanda Sahib and Anwaruddin. देखिए, पहले से ही जब निजामुल मुल्क का डेथ हुआ था डेक्कन सूबेदार, उस वक्त से ही उससे ही पहले चंदा साहेब और अनवरुद्दीन के बीच कर्नाटक में नवाबी को लेकर के दोनों में झगड़ा होते रहता था। चंदा साहेब जो कि दोस्त अली खान का बेटा था और अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक का बाद में नवाब बना, तो उन दोनों के बीच वॉर ऑफ सक्सेशन होते रहता था। आफ्टर द डेथ ऑफ निजामुल मुल्क, और जब निजामुल मुल्क की मृत्यु हुई जो दक्कन सूबेदार था, इन 1748 a war broke between मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। मुजफ्फर जंग कौन था? निजामुल मुल्क का ग्रैंडसन। एंड नासिर जंग कौन था? निजामुल मुल्क का सन। एक ग्रैंडसन और दूसरा सन। इन दोनों के बीच नवाबशिप को लेकर के और झगड़ा शुरू हो गया निजामुल मुल्क के मृत्यु के बाद। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि जो इंडियन रूलर्स थे वो आपस में झगड़ा करते रहते थे और वो फॉरेनर्स जो थे कंपनी वाले उनसे हेल्प लेते थे एक दूसरे के अगेंस्ट। यहाँ क्या होता है कि जब मुजफ्फर जंग और नासिर जंग इन दोनों में जब युद्ध शुरू हुआ तो फ्रेंच साइंड अ सीक्रेट ट्रीटी विथ मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। तो वो जब युद्ध शुरू हुआ तो फ्रेंच ने गुप्त तरीके से मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ एक ट्रीटी साइन कर लिया और इस ट्रीटी के मुताबिक वो उसको हेल्प करने लगा। अब इस जंग में हुआ ये कि दे डिफीटेड नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड गेन्ड मोनोपोली ऑफ ट्रेड ओवर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया पर अपना ट्रेड का मोनोपोली उसने प्राप्त कर लिया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एक तरफ हो गया आपको चंदा साहिब, ठीक है, दूसरे तरफ हो गया अनवरुद्दीन। ठीक है ना। अब इधर दूसरा में क्या हुआ, ये इधर मुजफ्फर जंग, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ, नासिर जंग। ठीक है, ये देखिए यही आपको दल बन रहा है। इधर इसका साथ किसने दिया, फ्रेंच ने। ठीक है, और आप इधर मान लीजिए इंग्लिश को, इंग्लिश ने इधर साथ दिया। यही वो 2 दल थे, एक तरफ चंदा साहिब तो दूसरी तरफ अनवरुद्दीन। इन दोनों में झगड़ा हो रहा था सक्सेशन के लिए। तो बाद में निजामुल मुल्क के डेथ के बाद क्या हुआ, एक तरफ मुजफ्फर जंग दूसरी तरफ नासिर जंग। तो फ्रेंच ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ मिलकर के ट्रीटी बनाया और ट्रीटी बनाकर क्या किया कि उनके साथ झगड़ा किया, जिसमें कि अनवरुद्दीन और नासिर जंग ये दोनों युद्ध हार गए, जिससे पूरे साउथ इंडिया पर इसकी मोनोपोली बन गई, फ्रेंच का अपना फ्रेंच कंपनी की मोनोपोली बन गई ट्रेड का। ठीक है, अनवरुद्दीन उस युद्ध में मारा गया, ये अनवरुद्दीन उस युद्ध में मारा गया। तो फिर क्या हुआ, अनवरुद्दीन तो मारा ही गया और उसका बेटा मोहम्मद अली उस युद्ध से भाग गया। तब क्या किया, अब यहाँ रोल आता है इंग्लिश का। द इंग्लिश प्लॉटेड विथ नासिर जंग। अंग्रेजों ने मतलब इंग्लिश
जो कंपनी थी उसने नासिर जंग के साथ प्लॉट बनाया, प्लॉटिंग किया, और उसके बाद उस प्लॉटिंग में उसने फ्रेंच पर हमला किया और उस फ्रेंच आर्मी को बुरी तरह से हरा दिया। तो ये था आपका सेकेंड कर्नेटिक वार। आप इसको फिर से समझ लीजिए कि एक तरफ चंदा साहिब और अनवरुद्दीन, इन दोनों में सक्सेशनशिप को लेकर झगड़ा होता है। निजामुल मुल्क के मौत के बाद निजामुल मुल्क का बेटा और उसका नाती, तो नाती था आपको मुजफ्फर जंग और बेटा था नासिर जंग, उन दोनों में झगड़ा हो गया। ठीक है, अब फिर क्या किया, मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया और वो अनवरुद्दीन और नासिर जंग दोनों को युद्ध में हरा दिया। अनवरुद्दीन मारा गया, उसका बेटा भाग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ आता है इंग्लिश कंपनी, और वो इंग्लिश कंपनी, अब चूंकि ये जब हार गए अनवरुद्दीन और नासिर जंग और अनवरुद्दीन का बेटा भाग गया, तो उसका पूरा साउथ इंडिया पर उसका ट्रेड हो गया। तो अब यहाँ क्या देखते हैं कि इंग्लिश को भी तो अपने व्यवसाय को देखना है। उसने नासिर जंग के साथ एक प्लॉटिंग किया और प्लॉटिंग करके और इसको फ्रेंच को बुरी तरह से हरा दिया। तो इस तरीके से 1754 में सेकेंड कर्नेटिक वॉर समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड कर्नेटिक वॉर की। थर्ड कर्नेटिक वॉर बिगेन इन 1756 बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। यहाँ भी 1756 में अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच झगड़ा हुआ। वो क्या था, फिर आपको मालूम है कि जब उस समय एक बार फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में भी एक युद्ध हुआ था जिसमें मद्रास को कब्जा में ले लिया था फ्रांस, बाद में उसने छोड़ दिया था। ठीक है, तो जब फ्रांस ने उसको छोड़ दिया मद्रास को, तो एक तरीके से एक तो मालूम चल गया कि उसकी मंशा क्या है फ्रेंच का, क्योंकि पहले उसने कहा था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, और जैसे ही उसका सेना वापस गया युद्ध कर दिया और मद्रास को ले लिया, लेकिन बाद में वो उसको हारने की वजह से मद्रास को छोड़ना पड़ा। तो जब फ्रेंच ने मद्रास को छोड़ा, रॉबर्ट क्लाइव सेंट कॉलोनल फॉर टू ऑक्युपाई नॉर्दर्न सरकार। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक क्लर्क था इंग्लिश कंपनी का, उसने कर्नल को नॉर्दर्न सरकार पर हमला करने के लिए भेजा, नॉर्दर्न सरकार को अप्लाई करने, ये उसको ऑक्युपाई करने के लिए भेजा। नॉर्दर्न सरकार, जैसा कि आपको मालूम है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि ये जो इंडिया का ये जो पार्ट है ऐसे, तो इस तरफ नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो उस पे उसको हमला करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नल को भेज दिया। फोर्ड वहाँ गया, occupied the northern सरकार and brought सलाबत जंग द फोर्थ निजाम ऑफ हैदराबाद अंडर हिज कंट्रोल। हैदराबाद के चौथे निजाम को उसने अपने कंट्रोल में रख दिया, नॉर्दर्न सरकार पर उसने उसको ऑक्युपाई कर लिया। अब सलाबत जंग गेव नॉर्दर्न सरकार टू द ब्रिटिश, जिसकी वजह से सलाबत जंग ने नॉर्दर्न सरकार को ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, क्योंकि वो उसका गुलाम हो गया, उसके कंट्रोल में आ गया, तो इसने नॉर्दर्न सरकार को ब्रिटिश को दे दिया। अब यहां देखिए क्या होता है, अ बैटल टुक प्लेस इन 1760 एट वांडीवास बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। यहां अंग्रेजों और फ्रेंच में फिर 1760 में फिर एक युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर उसको फ्रेंच को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली तो उसकी थी सेकेंड कर्नेटिक वॉर के बाद, तो ट्रेड मोनोपोली फिर बाद में टूट गई थी, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि इतना काफ़ी ये आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते वहाँ एक झगड़ा होता है जिसमें फ्रेंच हार जाता है। पौंडीचेरी, जो जिसे अब पुडुचेरी कहा जाता है, उसको ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। उस पर पहले फ्रेंच का अधिकार था, पुडुचेरी पे जो पौंडीचेरी पहले था उस पर फ्रेंच का अधिकार था। जब फ्रेंच हार गया तो वहाँ अधिकार हो गया ब्रिटिश का। When the 7-year war ended in Europe in 1763, जब 7 साल से चलता हुआ युद्ध यूरोप में जो चल रहा था, वहाँ 1763 में जब युद्ध समाप्त होता है और वहाँ पर पेरिस की द ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, तो वहाँ एज पर द ट्रीटी पौंडीचेरी वाज गिवन बैक टू द फ्रेंच। अब उस ट्रीटी के मुताबिक पौंडीचेरी जो जिसको जीत चुका था ब्रिटिश कंपनी, वापस पौंडीचेरी को उसको वापस फ्रेंच को देना पड़ता है। लेकिन एक तो तय था कि फ्रेंच हार चुका था, ट्रीटी की वजह से फ्रेंच को वापस मतलब फ्रेंच का जो पौंडीचेरी था वो उसे वापस मिल गया। ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ी घटना ये घटती है कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक साधारण क्लर्क था ब्रिटिश कंपनी का,
सक्सीडेड इन मेकिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ अमॉन्ग द नेटिव प्रिंसेस। आसपास के राजाओं में उसका नाम हो गया, क्योंकि उसने जितने युद्ध भी लड़े, आप करेंटिक वॉर्स देख लीजिए, जितने भी युद्ध लड़े उसमें उसकी जीत हो गई। तो सबको लगने लगा कि अगर हम रॉबर्ट क्लाइव को साथ दें तो रॉबर्ट क्लाइव बेहतर हेल्प कर सकता है, मतलब वो ताकत फ्रेंच में नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव का बहुत काफ़ी आसपास में नाम हो गया। ही वॉन मेरी मोर बैटल्स फॉर द इंग्लिश, वो इंग्लिश कंपनी के लिए उसने और भी बहुत सारे युद्ध जीते। एंड फॉइल्ड डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का काफ़ी मतलब अपमान हुआ, क्योंकि वो मतलब ये होते हुए भी, एक सेना युद्ध नायक होते हुए भी वो बार बार हार रहा था, फ्रेंच को जिता नहीं पा रहा था। उसकी बहुत काफ़ी शर्मनाक हार हुई, हर बार होती थी। द फ्रेंच जनरल जो था डुप्लेक्स, उसकी हार हो गई एट एवरी टर्न, हर जगह। एज ए रिजल्ट ऑफ कॉस्ट एंड डिफीट्स डुप्लेक्स वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिस्ग्रेस। उसको डुप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया कि तू वहाँ छोड़ दे, तुमसे नहीं हो रहा, तू वापस फ्रांस आ जा। उसको वहाँ, जबकि सोचिए कि ये जनरल था और वो युद्ध हार रहा था, और वहाँ ब्रिटिश कंपनी का वो क्लर्क था, लेकिन वो जीत रहा था। तो इस वजह से डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया। एंड इवेंचुअली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड इन 1770। 1770 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गया, और फ्रांस का जो एम्बिशन था कि हम भारत में एम्पायर इस्टेब्लिश करेंगे, वो सब कुछ समाप्त हो गया, और ब्रिटिश का एक छत्र राज्य भारत में हो गया। अब उस ब्रिटिश के सामने कोई भी टक्कर देने वाला विदेशी कंपनी या यूँ कहो कि यूरोपियन कंपनी नहीं था, और भारतीय राजाओं में भी उसकी धाक हो चुकी थी। अब इसका रास्ता बिल्कुल साफ था। तो इट वाज द सेकेंड एंड द थर्ड कर्नेटिक वॉर। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।